लोगों ने 104 तक के प्रश्न को कल किया था रिवीजन सीरीज एमसीक्यू सीरीज में। आज हम लोग जो 105 से देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे, कल भी बताया था इंपॉर्टेंट किताब एक कर्जन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट, ठीक है। पुस्तक के लेखन कौन है? कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कांग्रेस के प्रति उसकी पूर्ण सहानुभूति थी, गलत था। कांग्रेस के प्रति उसकी बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी। उन्होंने सहायक संधि प्रारंभ की, तो ये भी गलत है, क्योंकि सहायक संधि प्रारंभ किसने किया था? सहायक संधि किसका था? ब्लेजली 1800। ब्लेजली का, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। भारत के वायसराय के रूप में कैंगिंग के उत्तराधिकारी बना, तो ये भी गलत है, क्योंकि कैंगिंग का उत्तराधिकारी ये बना नहीं था। माइक बंद कर लीजिए, इको हो रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ढाका, चिटगांव और राजशाही के भागों को बंगाल प्रांत से अलग करके उसको असम में मिला दिया, तो बिल्कुल इसके समय बंगाल का विभाजन हुआ था। वही बात है, ऑप्शन चार मतलब डी नंबर ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू कर दिया, जिसके द्वारा बंगाल के दो प्रांतों में बांट दिया गया। बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बन गया। इसी पर चोट करने के लिए प्रशासनिक समस्या का नाम देकर विभाजन किया गया। कर्जन के काल में उग्रवाद के पनपने का कारण यही बंगाल विभाजन था, ठीक है। इसलिए कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक भी कहा जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक मतलब क्या है? किसी भी चीजों को उकसाना, ठीक है। कर्जन ने अगर बंगाल का विभाजन अगर नहीं किया होता तो भारतीय राष्ट्रवाद अपने चरम पे पहुंचती ही नहीं, ठीक है। इसने इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना की, ठीक है। तो इंपीरियल मतलब अभी जब एनसीसी आप देखते हो ना, उसी तरह का उस समय इन्होंने बनाया था, इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स बनाया था उस समय, ठीक है। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? किसको बोलते थे? कर्जन को, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखें, कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। इंपेरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखें, लॉर्ड कर्जन ने। इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पे प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था, क्या कारण था? बंगाल का विभाजन था। क्या कारण था? तो बंगाल का विभाजन की बात करेंगे। उग्रवाद का पनपने का क्या था? प्रमुख कारण था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? उसने शांतिवादी नीति का पक्ष समर्थन किया, तो ऐसा तो नहीं है। वह फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। वह चीन के विरुद्ध इंग्लैंड और रूस को मित्र बनाना चाहता था, नहीं, तो यही सही है आपका, ठीक है। मतलब वह फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था, ये सही दिया आपका, ठीक है। लॉर्ड कर्जन एक साम्राज्यवादी वायसराय था। उसने एशिया के अन्य देशों के प्रति अपनी नीति बनाई। हम इन देशों पर अपना अधिकार नहीं चाहते, परंतु अन्य शक्ति भी इन देशों पर अपना प्रभाव स्थापित न करे, ठीक है, ऐसा उसका मानना था। उसके बाद बात करेंगे तो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में रूस, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की ने इस क्षेत्र पर अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अभियान प्रारंभ कर दिए, किंतु कर्जन ने शीघ्र ही इन अभियानों को निष्फल कर दिया और 1903 तक इस क्षेत्र पर क्या था? अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम चलते आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। तो 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल के दौरान किस संदर्भ में बुलाया था? किसे? मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को। तो रेलवे में सुधार करने के लिए रॉबर्टसन को बुलाया गया था। एक आयोग बनी थी रेलवे की सुधार से संबंधित, उसको रॉबर्टसन आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके समय बहुत सारा आयोग बना था और वो प्रश्न आएंगे और एग्जाम में भी आपके आयोग से प्रश्न पूछे जाते, तो उसको आपको याद रखना चाहिए। काल की बात करेंगे तो 1899 से लेके 1905 तक था। ये आगे भी कंटिन्यू करता, लेकिन एक विवाद हो जाता। कौन सा विवाद होता बताएंगे जरा? किस विवाद के कारण उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ता है? विवाद का नाम क्या है? याद कर लीजिए, ठीक है। वो था ना, कर्जन किचनर विवाद, क्या नाम था उसका? किचनर। हाँ, कर्जन किचनर विवाद कहते हैं। इस विवाद की वजह से क्या देना पड़ा? तो इसको त्यागपत्र देना पड़ा, ठीक है। किचनर की बात करेंगे तो किचनर कौन था? तो ध्यान में रखिएगा, उस समय भारत सेनापति था, ठीक है। 1899 से लेकर 1905 तक के भारत का वायसराय रहा। लॉर्ड कर्जन रेलवे सुविधाओं को 1901 में थॉमस रॉबर्टसन को भारत बुलाकर अध्यक्षता में रेलवे में सुधार करने हेतु एक कमीशन गठन किया था। ध्यान में रखिएगा, अगर पूछा जाए, कल भी बताया था, रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो कर्जन के शासनकाल में हुआ,
ठीक है। तो कर्जन के शासनकाल में रेलवे का सर्वाधिक विकास होता है, ये आपको ध्यान में रखना। भारत में रेलवे डलहौजी के शासनकाल में आया था, लेकिन कर्जन के शासनकाल में रेल का सर्वाधिक विकास होता है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो कीचने के नाम 1901 पे में तो ये भी बना था, आयोग भी बना क्या? था मिलिट्री के लिए, हाँ, तो सेनापति था 1913 ना, में। भारत सेनापति था, उसी के लिए तो लफड़ा हो गया ना, हाँ, लेकिन उसी को उसके लेकर बाद लफड़ा ये हुआ। वापस चला गया था फिर, लेकिन हाँ 1913 में कमीशन बना था इसके बिल्कुल, लिए, क्योंकि भारत ब्रिटिश मिलिट्री को। हाँ, बाद में बना था, लेकिन ये जो वाइस सॉरी क्या बोले, सचिव जो था, भारत सेक्रेटरी जो था, भारत सचिव जो था, उसने किर्जन का पक्ष क्या किचनर का पक्ष लिया हाँ, था। इस बात से नाराज होकर कर्जन ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। इसकी सिफारिश पर रेलवे विभाग को समाप्त करके रेलवे के प्रबंधन को सार्वजनिक कार्य विभाग के हाथों से हटाकर एक नया रेलवे बोर्ड बनाया गया था। आगे चल के आपको कर्जन के शासनकाल में क्या बनता है, एक रेलवे बोर्ड बनता है। ठीक है। कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी, तो क्या बताएंगे, इसका अस्तित्व समाप्त करना। ठीक है। ये चाहता था सो कांग्रेस का पतन हो जाए और भारत में बैठकर उसका एंजॉय करे। ठीक है, ऐसा था उसका। 1899 से लेकर 1905 तक कर्जन भारत के गवर्नर के रूप में रहे। ठीक है। बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखे पत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा था, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी महती आकांक्षा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करूं। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन या गंदी चीज भी कहा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात है, निम्नलिखित व्यक्तित्व पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से पहचानिए कि किस वायसराय ने यह व्यक्तित्व दिया था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने अंध पतन की ओर लड़खड़ा रही है। अब भारत में प्रवास के दौरान मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करूं। तो किसका स्टेटमेंट है, तो इसने कर्जन ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यह पत्र लिखा था। किसे लिखा था, तो कर्जन ने यह पत्र की बात करेंगे तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा था। कब लिखा था, तो 1900 में इसने एक पत्र लिखा था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था, तो आप बता ही दोगे। ठीक है, कौन था, तो कर्जन जो था बंगाल का विभाजन करने वाला था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 5 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। अब घोषणा की बात करेंगे तो कब हुआ था, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया था। अब कब से प्रभावी हो गया, 16 अक्टूबर 1905 को। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। इस निर्णय के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन चलाने की या फिर निर्णय ली गई थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया था। ठीक है, विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर को था, एंड्रू फ्रेजर था, और आगे चल के फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग बनती है। कौन सी बनती है, पुलिस सुधार आयोग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर। तो क्या क्या आप ध्यान में रखोगे, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या प्रभावी हुआ। ठीक है, घोषणा की बात करेंगे तो 19 जुलाई को हुआ। और जब घोषणा जब हो जाता है तो क्या होता है, लोग इसका विरोध करते हैं। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या होता है, ऐतिहासिक बैठक बुलाई जाती है, इसमें स्वदेशी आंदोलन चलाने का भी निर्णय लिया जाता है। ठीक है, और डेट टाइम की बात करेंगे तो भारत का वायसराय की बात करेंगे तो कर्जन तो था ही, लेकिन कलकत्ता का या फिर बंगाल का बात करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो क्या बताएंगे, एंड्रू फ्रेजर। कौन थे, तो एंड्रू फ्रेजर थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया किस वायसराय के शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल प्रांत का क्या किया गया, विभाजन किया गया। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो आप लोग बता ही दोगे कौन था, बताइए। तो क्या नाम था उसका, एंड्रू फ्रेजर नाम था। ठीक है, जो कि हमने ऊपर देखा भी। भारत के कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो बीजी तिलक ने किया था, सॉरी गोखले साहब ने, बीजी तिलक नहीं, गोखले साहब ने। ठीक है, तो गोखले साहब ने अंग्रेज के प्रशासन से कर्जन के प्रशासन की तुलना की थी, ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय के शासनकाल की बात की 99 से लेकर 1905 में। मतलब वायसराय का शासनकाल कब तक था, कर्जन का, तो 99 से लेकर 5 में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णता अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की है। इनमें से किस गवर्नर जनरल सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया, तो ध्यान रखेंगे, तो किसने किया, तो ध्यान रखें, लॉर्ड मिंटो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो लॉर्ड मिंटो हो जाएंगे। लॉर्ड मिंटो किसके बाद आएगा, तो ध्यान रखेंगे, किसके बाद आएगा ये लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल पता है, कर्जन के कर्जन बाद। के बाद या तो, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था
उद्देश्य मुसलमानों को संतुष्ट करके कांग्रेस के खिलाफ इसका उपयोग करना था। गांधी जी ने इस अधिनियम के बारे में कहा था, इसने हमारा क्या कर दिया, सर्वनाश कर दिया। ठीक है, तो गांधी जी किस अधिनियम के बारे में कहा था, तो इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो पार्लियामेंट सुधार 1909 के बारे में इन्होंने ऐसा कहा था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया। कौन पहुंचा, दिल्ली हार्दिक पहुंचा था, इसके ऊपर क्या फेंका गया, बम फेंका गया। ठीक है, हार्दिक के समय में 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। 1912 में जब दिल्ली राजधानी बनी तो हार्दिक ने दिल्ली पे प्रवेश करते समय 23 दिसंबर 1912 को हार्दिक पर बम फेंका गया, जिसमें लॉर्ड हार्दिक घायल हो गया और उनका महावत जो था मारा गया था, जो हाथी जो था वो मारा गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चलेंगे, आगे कौन सा प्रश्न है वो भी हम लोग देखेंगे जरा। द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है, लियोनस कार्टियस। क्या नाम था उसका, कार्टियस। कार्टियस लिया ना भाई, हाँ ठीक है, क्योंकि इसने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था, कार्टियस की पुस्तक का नाम क्या था। द्वैत शासन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो द्वैत शासन, हाँ तो डायरकी इसकी किताब का भी नाम था। ठीक है, तो द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। उल्लेखनीय कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रारंभ किया गया, जिससे प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त किया गया। ठीक है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन थे, तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय की बात करेंगे तो चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, भारत में बद्ध रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। रॉलेट समिति के सुझावों के आधार पर 1919 को, ठीक है, 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से एक विधायक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास हो गया। ठीक है, 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से जब पास हुआ विधायक, तो रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है यार, इस समय भारत का वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड का शासनकाल था 16 से लेके 21 तक। मतलब जब ये भी पूछेगा, जब असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे, कब थे, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें वायसराय कौन थे, तो यही थे। ठीक है, चेम्सफोर्ड ही थे। सबनिया अवज्ञा जिस समय शुरू हुआ उस समय वायसराय कौन थे, इरविन थे। भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय शुरू हुआ उस समय कौन थे, नीलनिथिगो थे। ठीक है, तो इस सारे प्रश्नों को ध्यान में आपको रखना है। ध्यान में रखना, चंपारण सत्याग्रह के समय में भी यही था, क्योंकि 16 में ये आ गया था। ठीक है, तो गांधी जी के जब भारत में आगमन होता है उसके जस्ट बाद क्या होता है, ये भारत का वायसराय बनकर आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, ये भी ध्यान में, रीडिंग की बात करेंगे ना तो भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय था। ठीक है, क्या नाम था इसका, रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 2 अप्रैल 1921 को 3 अप्रैल 1926 तक भारत के वायसराय के पद पर रहा। इससे पूर्व 1913 से 1921 तक इंग्लैंड का लॉर्ड चीफ जस्टिस था। रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, किस वायसराय ने यह कहा था कि गांधी ना होता तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती, तो विलिंगटन ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखें, विलिंगटन की बात करेंगे। जब गांधी जी जब वापस जब वहां से आते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आते हैं, तो भारत का वायसराय बदल गया रहता है। ठीक है, इरविन चला गया रहता है, इरविन के जगह पे कौन आ गया रहता है, तो इरविन के जगह वेलिंगटन आ गया रहता है। ठीक है, जब गांधी जी जब दोबारा जब अपने जो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसकी शर्तों को लेकर जब अपनी पत्र पत्र लिखते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, तो वेलिंगटन जो होता है इस चीजों को मतलब काफी नाराज हो जाता है। और लॉर्ड वायसराय की बात करें, विलिंगटन अपनी बहन को 1933 में उसने लिखे पत्र में कहा, अगर गांधी न होते दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वो अपने प्रत्येक कार्यों को ईश्वर द्वारा प्रेरित बताते थे। इसी के समय द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, लेकिन द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो उसमें तो इरविन को भेज दी। इरविन के समय गांधी जी तो चले गए थे, तो गांधी जी के जाते ही मतलब क्या था, वायसराय भी चेंज हो गया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिस समय हो रहा था, ठीक है, जिसमें लोग जा रहे थे, तो उस समय तो इरविन था, लेकिन जैसे वहां पे मीटिंग वगैरह हो रहा था तो यहाँ पे वायसराय भी भारत में चेंज हो गया था। अब वेलिंगटन आ गया था। ये वेलिंगटन कभी मुंबई का, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी था मुंबई का, बॉम्बे का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का। जब 1915 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो साउथ अफ्रीका, इसने चाय पे गांधी जी को मिलने के लिए बुलाया भी था। ठीक है, तो गांधी जी से मिला भी था। गांधी जी का शुरू में कहते हैं लोग प्रशंसक भी था। किस वायसराय के समय गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तरफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, क्रिप्स मिशन भी भारत पहुंचा।
तो कौन थे? तो लिनलिथगो थे, लिनलिथगो थे, मार्क्यूअर्स ऑफ लिनलिथगो इसका नाम था, ठीक है। मार्कस ऑफ लिनलिथगो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लॉन लिनलिथगो का शासनकाल की बात करेंगे। लिनलिथगो का शासनकाल 36 से लेकर 54 तक होगा। लिनलिथगो का शासनकाल कब से कब तक हुआ? 36 से लेकर 54 तक। तथा बिलिंगटन के पश्चात वायसराय बना था। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया सितंबर 1939 में। महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई सितंबर 1940 में। कृषि मिशन भारत आगमन हुआ 24 मार्च को आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, मार्च 1942 में। और अगस्त 1942 की बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत होगी। तो सबके सब इसके समय लिनलिथगो के शासनकाल में ही आपको देखने को मिलता है, ये भी आप याद रखोगे। निम्नलिखित में किसने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो लिनलिथगो ने क्या कहा था? इसको पॉलिटिकल रैंसम, ठीक है, मतलब राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो गांधी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था, पॉलिटिकल ब्लैकमेल कहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात है भारत विभाजन के लिए। भारत विभाजन मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? तो भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? माउंटबेटन ने ठहराया था, ठीक है। तो माउंटबेटन की बात करेंगे तो माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था। जिन्ना की हठधर्मिता भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी थी। माउंटबेटन ने ही गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा था। लिनलिथगो के समय से ही पहली बार वर्ष 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई तथा 8 अगस्त 1940 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था, ठीक है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो ध्यान में रखेंगे, माउंटबेटन ने कहा था। किसने कहा था? तो माउंटबेटन ने कहा था, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा बताइए। सी राजगोपालचारी। एक राजा जी फार्मूला आया था, कौन सा फार्मूला था राजा जी? कब आया हाँ, था राजा जी फार्मूला? 1944 में। बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना? स्वतंत्र भारत की बात हो रही, बताइए क्या होगा? गलती कर दिए ना? पता था, जब तक इसे भारतीय नहीं लगेगा तब तक उसका आंसर क्या होगा? बेटा नहीं होता, ठीक है। हाँ, क्योंकि 1947 में क्या था, ये भारत आजाद तो 1947 में हो ही गया था, ठीक है। तो उसमें कौन थे? तो यही तो थे। लेकिन इसमें अगर भारतीय लगा देंगे तब सिराज गोपालचारी होगा, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कहा न कहा लोग गलती करते हैं इसमें, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करेंगे, 47 ईस्वी तक स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। 3 जून को माउंटबेटन प्लान की घोषणा हुई, जिसमें भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर देने की घोषणा कर दी गई। सिराज गोपालचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय तथा प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के दूसरा थे और प्रथम और अंतिम भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक मिनट, लास्ट वाला लाइन थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहा है क्या? सी क्या? राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय हम्म, तथा प्रथम और अंतिम। इसका बिल्कुल द्वितीय स्वतंत्र, तथा देखिए प्रथम। ये यहाँ पे कह रहा है तो स्वतंत्र भारत के दूसरा थे, बिल्कुल थे, तथा प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर थे। तो भारतीय में प्रथम हो जाएगा और अंतिम भी, अंतिम हाँ, की बात ठीक है, ठीक करेंगे है। तो भी ये हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, समझ जी। दोनों के दोनों सही है, ठीक है। अब आते हैं भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको कौन हो जाएंगे? तो सिराज गोपालचारी अब हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें से क्या था। गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि ब्रिटिश अधिकारी को ऐसे राज्य में रहता था जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। क्या कहलाता था? उसको रेजिडेंट कहते थे। वही जिसके साथ सहायक संधि की जाती थी, तो वहां पे एक ब्रिटिश अधिकारी को रखा जाता था, जिसको रेजिडेंट कहते थे, जो कि उसकी राजधानी में रहता था। गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि ब्रिटिश अधिकारी जो ऐसे राज्य में रहता था जो कि प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, रेजिडेंट कहलाता था। यह रेजिडेंट उसी राज्य में ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में निवास करता था। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधि के द्वारा कई राज्यों में अप्रत्यक्ष नियंत्रण कायम किया गया तथा इन राज्यों में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना अनिवार्य होगा। कई बार यह रेजिडेंट उस देशी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करता था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे डलहौजी की बात करेंगे। डलहौजी किसके लिए? तो वेपगट के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं।
विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो इन्होंने क्या सती प्रथा का निषेध किया था। रिपन की बात करेंगे तो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं। कर्जन की समय क्या हुआ था, तो आपका बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि आपको पता ही है, ठीक है। डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, बेंटिक की बात करें सती प्रथा, रिपन की बात करेंगे स्वायत्त शासन, कर्जन की बात करेंगे तो बंगाल का विभाजन। भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में पहचानिए, ठीक है, तो इसको जरा आपको ध्यान में देना है। तो बताइए, राज्य अपहरण की नीति पहले होती है, फिर सब्सिडी अलायंस होता है, फिर लाहौर की संधि होती है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट होता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, तो सबसे पहले तो आपका यही तो होगा, पहले ठीक है। बना। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का एक ही ऑप्शन से पकड़ जाए। सहायक संधि की बात करेंगे तो सहायक संधि जो था कि बेलेजली के शासनकाल में आया था, तो 1798 से लेकर 1805 तक उसका शासनकाल था। लाहौर की संधि की बात करें 1846 में लाहौर की संधि होती है। उसके बाद मतलब क्या होता है, पहले पहले वाले में ना, पहला वो था ना, क्या बोलते थे, पंजाब युद्ध जो था, फर्स्ट वाला में लाहौर की संधि थी। 1849 में पंजाब राज्य का पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और राज्य अपहरण नीति की बात करें 1848 से लेकर 1856 तक इसका शासनकाल होगा, डलहौजी का शासनकाल होगा। इसमें क्या आता है, राज्य अपहरण नीति आती है, ठीक है। इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। शिमला का वायसरीगल, शिमला का वायस रीगल लॉज एक सुविख्यात प्राचीन स्मारक है, ठीक है। इस वायसराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यह लॉज 17वें वायसराय, ठीक है, अर्ल डर्फिन द्वारा बनाया गया था। भवन का वर्तमान आकार लैंसडाउन के अर्ल ऑफ मार्क्यूस के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। यह भारत की स्वतंत्रता का पहले 3 बैठकें जिसमें कैबिनेट मिशन भी सम्मिलित है आयोजित किए जाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो क्या से इसका आंसर बी लिया है, मतलब 2 और 3 की बात करेंगे तो शिमला का ये काफी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है जगह का नाम ध्यान है, वास वासरीगल, ठीक है, वासरीगल लॉज, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भवन का वर्तमान आकार लैंसडाउन के अर्ल ऑफ मार्कियस के द्वारा बनाया गया है। और ये स्वतंत्रता की, भारत की स्वतंत्रता के पहले 3 बैठकें जिसमें कैबिनेट मिशन भी सम्मिलित है आयोजित करने के लिए मतलब इसका यूज हुआ है, ठीक है। जिसमें 2 और 3 की बात करेंगे, इसका सही है। शिमला का वायसरीगल लॉज एक प्रसिद्ध प्राचीन स्मारक है। 8वें वायसराय लॉर्ड डफरिन, ठीक है, 1884 से लेकर 88 तक इसका शासनकाल था। इसके शासनकाल में कांग्रेस को स्थापित किया गया, ध्यान में रखेंगे। अपने कार्यकाल में इसे बनवाया। इसका वर्तमान आकार अर्ल ऑफ मार्कियस के द्वारा बनाया गया, जहां पर कैबिनेट मिशन सहित स्वतंत्रता पूर्व क्या थी, 3 बैठकें होती है, ठीक है। कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे क्या होगा, पता ही आपको कॉर्नवालिस। इसका आंसर सी लिया, मतलब कि क्या बोल, सही पूछ रहा था, क्या बताना है। अच्छा, सारा उल्टा सीधा दे दिया गया, सही कौन है, तो सर जॉन शॉर्ट जो है आंग्ल नेपाल युद्ध के समय में, ठीक है। तो ध्यान दिए गए विकल्प में सर जॉन से आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित नहीं है, बाकी मतलब क्या है, सारे के सारे सही है, ठीक है। नॉट करेक्ट बल्कि ये पूछा। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ, हेस्टिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय मराठा युद्ध भी था, ठीक है, तृतीय अंगल मराठा युद्ध भी था। बेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि हो गया, वो तो सही है। और इधर चलेंगे तो क्या था आपका, कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तो सब सही है, क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंगल नेपाल की बात करेंगे 1814 1816 के मध्य में लड़ा गया, ये किसके शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में था, ठीक है। उसके बाद चलेंगे स्थानीय स्वशासन का जनक क्या हो जाएंगे, तो आपका रिपन, कहाँ है रिपन भाई, अच्छा मिलान नहीं करना, गलत सुना, तो पहला वाला ही गलत है, ठीक है। क्या है, तो फर्स्ट ही आपका गलत है, क्योंकि स्थानीय शासन से रिपन होंगे। सहायक का डलहौजी हो जाएंगे, ठीक है। राज्य हड़प नीति की, सॉरी, सहायक का बेलेजली हो जाएंगे, राज्य हड़प नीति की डलहौजी हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त के क्या होंगे, तो कॉर्नवालिस होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो अस्थायी बंदोबस्त, ठीक ही दिया हुआ है। बेलेजली की बात करेंगे तो गलत है, लॉर्ड डलहौजी ये भी गलत है, लॉर्ड लिटन की बात करें ये भी गलत है, पहला ही गलत है, ठीक है। तो लिटन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना नहीं होती, डफरिन के शासनकाल में होती है। इसमें बेलेजली हो जाएगा। अच्छा, तो रायपुर निष्क्रियता में किसका नाम आता है, सर जॉन सॉर हो जाएंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। हेक्टर मुंडो के समय बक्सर के युद्ध हुआ। और लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में क्या हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग नेपाल का युद्ध, ठीक है वो। ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पे बेलेजली जो चतुर्थांगल मैसूर युद्ध, तो ठीक ही था 1799 में। तो कॉर्नवालिस के समय तृतीय अंगल मराठा युद्ध तो नहीं हुआ था, लॉर्ड अंगल, गलत। क्या नाम था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, पता है, जिसका सेनापति हेक्टर मुंडो था। अब तृतीय अंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 90-92 में कॉर्नवालिस के शासनकाल में, तो चौथा जो था 1799 बेलेजली के शासनकाल में हुआ।
तथा लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोनों जो होता है हेस्टिंग्स के शासनकाल में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और किसके बीच में हुआ, तो क्लाइव के बीच में हुआ। बताना एलन में क्या होगा, एलन में, तो एलन के समय सिंध का विलय, डलहौजी के समय अवध का विलयीकरण, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चतुर्थांगल मैसूर युद्ध और सर जॉन सॉर के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो एलन के समय सिंध का विलयीकरण हो गया, डलहौजी के समय क्या था आपका, अवध का विलीनीकरण था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थांगल मैसूर युद्ध था। ठीक है, और हेस्टिंग्स के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो क्या जॉन इसमें तो दिया सुनना ही नहीं, था, हाँ जॉन शोर का तो दिया ही नहीं एक्सप्लेनेशन में। इसमें था क्या इसमें करना, कौन एक सही सुमेलित है, ये जॉन सॉर थोड़ी ना होगा, तो वही तो हेस्टिंग्स होगा। क्या हो जाएगा, हेस्टिंग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तृतीय एंगल में हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी ये दोनों गलती दे दिया है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, मतलब सही कौन है, तो केवल आपका यही सामने सामने दिया हुआ इसे। ठीक है, मुझे लगा गोला लगाना है, मतलब लाइन लगाना है। क्लाइव के समय में क्या हुआ था, क्लाइव के समय में आपका डायरकी आता है बंगाल में, बंगाल, भेंटी के समय में अंग्रेजी शिक्षा, मेटकॉप के समय प्रेस पे प्रतिबंध हटा दिया गया। रिमूवल ऑफ अब बंगाल में बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, तो इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो क्लाइव के समय बंगाल पे दोहरा शासन, बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा से, मेटकॉप ने प्रेस पे प्रतिबंध हटा दिया, और कर्जन के समय बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, लेकिन डायरकी नहीं बोलते हैं, डुअल रूल बोलते हैं, वो गलत लिखा है। डायरकी डुअल अलग अलग चीज है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब डिफरेंस देखें होता लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या होगा, बताए, अवध का विलयीकरण ठीक दिया हुआ है, डफरिन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ठीक है, बेंटिंग की बात करें भारतीय राष्ट्रीय पासिंग चार्टर 1833, बेंटिंग था इस समय, बेंटिंग का शासनकाल कब से कब होगा, ठीक लग रहा है ये। लिटन की बात करेंगे तो गलत है, प्रथम आंग्ल अफगान है। युद्ध के समय ये नहीं था। 1833 ठीक ठीक है, तो है। हाँ ये ठीक है, गलत आपका यही है। ठीक है, लिटन वाला गलत है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 39 से लेकर 42 के बीच में अफगान में अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच लड़ा गया, उस समय भारत का गवर्नर ऑकलैंड था प्रथम के समय। लॉर्ड डलहौजी अवध के नवाब वाजिद अली शाह पे कुशासन का आरोप लगा के, ठीक है, 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। ठीक है, और जिस समय अवध का विलय हुआ अंग्रेजी राज्य में 1856 में, उस समय अवध का रेजिडेंट कौन था, बताता हूँ, भूल कैसे जाते हैं आप लोग यार, स्लीमैन था, कितना बार बोला था इसको ध्यान में रखिए, स्लीमैन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे पहले कौन था, आउटरम था, आउटरम हटा था, उसके बाद कौन आया था, तो स्लीमैन आया था। ठीक है, नहीं, ठीक है, स्लीमन ध्यान हटा रखें, था, तब आउटरम आया था ना, क्योंकि नहीं नहीं, आउटरम हटेगा तो स्लीमन आएगा, आउटरम हटेगा तब स्लीमन आएगा, क्योंकि आउटरम तो अवध के विलय के लिए तैयार ही नहीं था। नहीं, स्लीमन नहीं तैयार था ना, स्लीमन नहीं तैयार था, आउटरम तो हाँ, तैयार था, उसी सॉरी के लिए सॉरी, लाया था। आया उल्टा में बता दें। ठीक है, स्लीमन नहीं तैयार था, आउटरम तैयार था। ठीक है, नहीं तैयार तो था। स्लीमन हटेगा तो आउटरम आएगा, तो मेरे दिमाग में उल्टा चल रहा था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पे कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का राज अंग्रेजी राज में विलय कर दिया। लॉर्ड डॉक्ट्रिन के कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में चार्टर्ड एक्ट 1833 पारित हुआ था, जिसमें से कंपनी से चाय और चीन के साथ व्यापार करने का जो अधिकार जो था वो भी क्या किया गया, छीन लिया गया। ठीक है, ध्यान रखना, कंपनी क्या काम करती थी उसके 1833 के बाद, तब ब्रिटिश सरकार के बिहाफ पे केवल उनका प्रशासन चलाना रह गया था, व्यापार के सारे अधिकार इनसे, व्यापार के सारे एकाधिकार इनसे छीन लिए गए थे। चले, कनवाली से मिलाई, क्या मिलाएंगे, ठीक है, वेलेस्ली सेटलमेंट ठीक है, हेस्टिंग्स ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा की जगह पर कौन सा होगा, थर्ड होगा, बेंटिक भी थर्ड। ठीक है। ठीक है, चलिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये कब हुआ था, तीसरा करना, ये मराठा 1817-18 में। ठीक है, मराठा एम्पायर को कब समाप्त कर दिया गया था, 18 में ही तो 1818 में, 1818। बसिन की संधि कब हुई थी, बसिन की संधि 1802 में हुआ था। ठीक है, कौन था, बाजीराव द्वितीय था यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखें, बसिन की संधि में। ठीक है, सबसे जो कि लास्ट में सबसे होलकर शायद हुआ था ना। हाँ बिल्कुल, सबसे लास्ट में। ठीक है, ईस्ट इंडिया एक्ट की बात की किसके शासनकाल में आया था, 1784 में आया था, तो हेस्टिंग ठीक है।
डॉकाइनोप्टरस डलहौजी भी ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस लिटन होगा, कर्जन गलत। दिया हुआ तो गलत हो गया, ठीक है। तो गिलबर्ट विल वर्नाकुलर सही है। प्रेस 1878 में, ठीक है। एल्बर्ट विल की बात करेंगे, रिपन सही है, ठीक है। अब आते हैं मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड किससे था बताइए? डोनाल्ड तो ये लॉर्ड कर्जन के वक्त में आया था। अच्छा हाँ, नहीं नहीं, कर्जन के समय में था। कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड से होगा, ठीक है। लिलिथुआ की बात करेंगे तो लिलिथुआ आपके किससे हो जाएंगे? तो अगस्त अगस्त ऑफर, ऑफर ठीक है। में। ये 36 से डॉक्ट्राइन ऑफ 43। डलहौजी। कम्युनल अवार्ड किनके समय में था? कम्युनल अवार्ड तो वो ठीक है, हो गया ना, जेम्स। मैकडोनल्ड होगा ना। अरे गलती कर दी, ठीक है। हाँ, कम्युनल ए अवार्ड का हो जाएगा मैकडोनल्ड था 2। ये, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो डायरकी का यहाँ पे कैमनल अकाउंट कहाँ का कैमनल? कैमनल मैकडोनाल्ड, ठीक है। राजा हरपनीति डलहौजी, अगस्त प्रथम लिलिथगो। और डायरकी की बात करेंगे तो कब आया था डायरकी? प्रांतों में जाया था, कौन सा एक में था? 1919 के एक में था ना, प्रांतों में। और केंद्र में कब लगाया गया था? द्वैत शासन केंद्र में, तो 35 में। 1935 में। और 1935। प्रांतों और को स्वशासन दे दिया गया हटा था दिया 1935 गया। में, ठीक है। ध्यान में इसको रखना, ये कई बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट चलिए पूछता आगे है कौन देखते सा हैं। ट्रांसफर सब्जेक्ट था और कौन सा ये था। हाँ, हाँ, वो भी कभी कभी पूछता है, पूछ देता है, कभी कभी पूछ नहीं करता, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए, प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1700। 1767-69। हाँ, नहीं, 67-69 मैसूर में। तो कौन हो पहले जाएंगे नहीं उस हुआ। समय? 67 में। हाँ, ठीक है, वो उसी कौन होंगे बताइए ना, वो अंदाज से बताइए क्या होगा। 1765 तक तो रॉबर्ट क्लाइव सीमित रहे होगा, थे। सीमित होना चाहिए। उस समय कोई सिमित की गवर्नर नहीं था। वारले की वारले करके कोई आया था। 1773 में ना आएगा गवर्नर वगैरह, देखिए क्या लिया है, ठीक है। लिख लिया है 1769 ना में हुआ इसको? था। ठीक है, वो ठीक खत्म है। हो गया 67 था 69 में 69। हुआ था। और हाँ ठीक है। द्वितीय मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो उस समय की बात है, दूसरा 80 से वाला में 84। 80 से 84 वारेन चला था। हेस्टिंग्स। तो हेस्टिंगस कहा गया, ये हो जाएगा क्योंकि 80 से 84 चला था। इसमें ये 1780 से लेकर 84 तक चला था। इसमें टीपू की मृत्यु कब हो गई थी? सॉरी, क्या नाम है उसका, हैदर की मृत्यु कब हो गई हैदर अली थी? की 81 में हो गई थी। दूसरे दूसरे में 82 में हो गया था ना। 82। 1782 में, ठीक है, 1782 में। 82 में। इसमें एक प्रमुख युद्ध और भी होता है जिसको बोलते हैं पोटो नवा का युद्ध, ठीक है, उस 1781 में हुआ था। इसमें अच्छा, हैदर पराजित हो गया था, ठीक है। नवंबर और 17 से तृतीय मैसूर युद्ध 81। में कौन हो जाएंगे? 80 तो तृतीय मैसूर कर्नवालिस। युद्ध में तो कार्नवालिस, ठीक है। वेलेस्ली और हो जाएगा। चतुर्थ में कौन हो जाएंगे? तो हाँ बेलेजली सॉरी। चतुर्थ में, ठीक है। हाँ ठीक। 86 तो से 80 से लेकर 93 कर्नवालिस। 80 से लेकर 84 तक आपका वारेन हेस्टिंग्स रहेंगे। तृतीय मैसूर युद्ध में आपका कार्नवालिस हो जाएंगे। और आखिरी वाला में वेलेजली हो जाएंगे, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है? मैंने अपने दोस्तों को बहुत अधिक मजबूत बनाए बिना अपने शत्रु को पूरी तरीके से पंगु कर दिया। बेलेजली का है पे कार्नवालिस का है? बेलेजली ने कहा ब्लेजली। था, ठीक है। मैसूर के संदर्भ में बेलेजली ने कहा था कि उसने मराठों को और निजामों को बिल्कुल भी किसी प्रकार की सहायता नहीं पूछा। मराठा निजाम की स्थिति वही थी जो पहले थी, छोटा मोटा भूमि मिल गया था, लेकिन उनका शत्रु जो था टीपू सुल्तान, वो हमेशा के लिए मतलब क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसीलिए कहा था बेलेजली ने से मैंने अपने दोस्तों को बहुत अधिक लाभ पहुंचाए बिना अपने शत्रु को पूरी तरीके से मतलब क्या बना दिया, तो पंगु बना दिया, ठीक है। चले डॉक्ट्राइन, फिर कोई व्यक्तिगत का सिद्धांत की बात करेंगे, डलहौजी हो जाएगा। बंगाल का माइक बंद कीजिए, बहुत ठीक होगा, माइक बोलने के बाद माइक बंद कीजिए, ठीक है। बंगाल विभाजन ध्यान रखिएगा, कर्जन हो जाएंगे। बंगाल में दोहरा शासन की बात करेंगे क्लाइव के शासनकाल में। अब व्यक्तिगत के सिद्धांत की बात करेंगे तो व्यक्तिगत हो गया यहाँ पे, ये किस में जाएगा? सामाजिक सुधार के लिए जाने जाते हैं, सोशल रिफॉर्म के लिए, ठीक है। डार्की की बात करेंगे, बंगाल में कौन हो जाएंगे? तो ध्यान, क्लाइव सही है। बंगाल का विभाजन की बात करें कर्जन के शासनकाल में। व्यक्तिगत सिद्धांत की बात करेंगे डलहौजी, ठीक है। बस सेम क्वेश्चन है, मिलाना ही है। कौन ये समझता था कि 1836 में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और प्रशांति के लिए सन्निकट खतरा रूसी अभिकल्पना है, ठीक है। किसका माना था? रूस रूस मतलब कौन था? ऑकलैंड, पामसटन, कैनिंग, अलेक्जेंडर बॉन्ड, ठीक है। तो किसका था? पामसटन का था, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामसटन ये समझता कि 1836 में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और प्रशांति के लिए सन्निकट खतरा रूसी अभिकल्पना थी। पामसटन किस समय भारत के प्रधानमंत्री थे? सॉरी, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री भारत में कौन सी घटना हुई तो उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे पामसटन? 1857। 57 के। बिल्कुल, 1857 के जिस समय क्रांति हुआ उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पामसटन थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए, लॉर्ड वेलेस्ली की बात करेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली किसके लिए जाने जाते थे, क्या बताएंगे? सहायक संधि। सहायक संधि के लिए। विलियम बेंटिक की बात करें अंग्रेजी सुधार के लिए, ठीक है।
लिटन की सामाजिक बात सुधार करेंगे भी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए ठीक है, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स में स्थानीय स्वशासन के लिए क्या हो जाएंगे, तो रिपन क्या हो जाएंगे, रिपन हो रिफर जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, ये आर्म्स आपका में गलत एक्ट है। भी ठीक आया है, था सर 78 में। हाँ 1800 क्या कौन सा आया था? आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट, आर्म्स हाँ। एक्ट लिटन के शासनकाल में, लिटन के शासनकाल में आर्म्स एक्ट। ठीक है, हाँ लॉर्ड फैक्ट कर्जन लॉन्ग्सफेयर इनका समय बताइए। लॉर्ड कर्जन कब बनेगा? 1899 में। चेम्सफोर्ड 1905 कब तक। था? चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड कब था? 19 में, 1917 में, 17 17 में। लॉर्ड इरविन की बात करेंगे तो 1929 में शायद बना था ये। 27 से 31 ना। 27 है। 27 और 27 से, हार्डी हाँ। का शासनकाल कब था? हार्डी का शासनकाल हार्डनिंग 11। 11 था क्या? 1911 अरे में। 11 में तो इसके समय घटना हाँ, हुई थी, आया तो 20 पहले ही होता ना है। आया होगा ये। 12 में ना हुआ था? 10 घटना 12 में हुआ था। 10 में, ठीक है, 10 में। ठीक है, ठीक है, 10 ध्यान से रखे 10 में। 16। ठीक है, इसके ऊपर जो हमला होता है ना रॉड हार्डी को, उसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं। बम जो फेंका गया था 12 में इनके ऊपर, उसको दिल्ली हाँ कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कर्जन का शासन का 1899 से 1905। ठीक है, चेम्सफोर्ड की बात करें 16 से 21 और 26 से लेकर 31 तक इरविन का। अभी जो आप राष्ट्रपति भवन जो देखते हो ना, पहले वो क्या था, वो गवर्नर हाउस हुआ करता था। किसके शासनकाल में बना था? इरविन के शासनकाल में इरविन के बना था। समय। पहला व्यक्ति कौन था जो उस गवर्नर हाउस में रहा, जो राष्ट्रपति भवन? इरविन ही रहा था। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, हाँ फर्स्ट 27 में बन वायसराय के है जो तैयार कि हुआ था ना सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो 21 राष्ट्रपति में भवन नींव में रहने रखा वाला गया था। पहला ही था। हाँ 21 में नींव रखा ये गया सर। था, 27 में बना था, और पहला व्यक्ति यही था जो हाउस में रहा था। ठीक है, और इरविन के शासनकाल लुटियंस में भगत सिंह डिजाइन को, किए थे। हाँ लुटियंस डिजाइन किया था, और कुछ कुछ महल को बेकर ने भी बनाया था, हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस। ठीक है, हाँ हार्वर्ड बेकर अब एडवर्ड। देखेंगे लॉर्ड वेलेजली के प्रथम 3 भारतीय विश्वविद्यालय की, लॉर्ड वेलेजली ने प्रथम 3 भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये हुआ था 1862 में। ठीक है, डलहौजी के भारत और टेलीग्राफ, ये तो ठीक है। लॉर्ड रिपन ने शहरी और गैर शहरी क्षेत्रों का स्थानीय शासन, ठीक है। और 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार की अध्यक्षता की। तो हाँ, तो लॉर्ड पहले कर्जन के शासनकाल में दिल्ली दरबार कौन था? दिल्ली 1903 में लगा था। तो कब लगा था? 1877, हुआ था। 1903 और और 1911। सॉरी, तो इसके 11। वजह से लॉर्ड कर्जन तो होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसमें कौन सही नहीं है, तो ध्यान में रखेंगे। तो इसमें सही की बात करेंगे तो आपका पहला वाला ही सही नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, जिसमें बोला गया था लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे भारत में क्या है, तो विश्वविद्यालय की नींव रखनी है। ठीक है, बोला गया लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे भारत में, ठीक है, विश्वविद्यालय की नींव रखी जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राफ का आविष्कार 54 में, ठीक है, किसने किया था? सैमुअल एफीवी मुर्स ने किया था, डलहौजी के समय में। ठीक है, भारत में शहरीकरण गैर शहरीकरण के 1882 में रिपन ने स्थानीय शासन लेकर आया था, और 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, निम्न गवर्नर जनरल को विचार करते हुए सही कूट को चुनकर, मतलब क्या करना है, पहचान करना है किसी, तो लॉर्ड मतलब सबका फिर लगाना होगा, साल सबका लगाना होगा। ठीक है, कर्जन का, डफरिन का, इस सबको तो पता ही होगा, साल लगाइए। लॉरेंस का शासनकाल की बात करें 64 से लेकर 69 तक था। उसके बाद लिटन साहब आएंगे 76 से लेकर 80 तक रहेंगे। डफरिन साहब 84 से लेकर 88 तक। कर्जन की बात करेंगे 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, लिटन के शासनकाल में प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस को स्थापित किया गया था। ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, और वायसराय का फिर से मतलब क्या करना है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार करना है। ठीक है, पद अवधि के हिसाब से इनको सजाना है। तो कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक है। हार्डी का 10 से लेकर 16 तक है। चेम्सफोर्ड 16 से लेकर 21 तक है। इरविन की बात करेंगे तो 26 से लेकर 31 तक है। ठीक है, इरविन के समय में, ठीक है, सबसे प्रमुख घटना क्या थी? बंगाल विभाजन था। इसके द्वारा लिया गया सबसे खराब निर्णय भी बंगाल विभाजन था, क्योंकि कहा जाता है भारत में राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक बंगाल विभाजन की घटना को मानी जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं तो कॉर्नवालिस की बात करें। कॉर्नवालिस के समय में क्या था? स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। वेलेजली सहायक संधि, डलहौजी व्यापक सिद्धांत पर, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉरेंस क्या कैनिंग का शासनकाल की बात करेंगे तो गलत है, क्योंकि ये उच्चतम निष्क्रियता, मास्टरली इनएक्टिविटी किसका था? लॉरेंस का था। किसके खिलाफ था, मतलब किसको लेकर इसने उच्चतम निष्क्रियता की नीति अपनाई? लॉरेंस ने। किसको लेकर? नेपाल को लेकर या फिर अफगानिस्तान को लेकर? अफगानिस्तान को लेकर। ठीक है, और इसने मतलब अफगानिस्तान के जो तत्कालीन शासक जो था उसके साथ क्या कर ली? दोस्ती कर ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लॉरेंस ने कैंपवेल की अध्यक्षता में एक अकाल समिति का भी गठन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। शासनकाल कब से कब है? तो 1864 से लेकर 1869 तक है। ठीक है, और इसके बाद जो आएगा ना, लिटन ने, उसने आक्रामकता के सिद्धांत अपनाए अफगानिस्तान के खिलाफ। कौन सा?
आक्रामकता का सिद्धांत, मतलब अटैक के मूड में आया। इसने मतलब निष्क्रियता का सिद्धांत अपनाया। पूर्व अग्रगामी नीति। हाँ, रिपन की बात करेंगे, कारखाना अधिनियम आया था। लिटन के शासनकाल भारतीय विश्वविद्यालय अभियान नहीं आया था। किसके शासनकाल में? तो कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में था ये? कर्जन के शासनकाल में। चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट ठीक है, और कर्जन के समय में इंपेरियल कैडेट कोर भी बात करेंगे तो आईसीसी सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ये 154 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर से विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो किससे डरते थे? रसिया से डरते थे, क्योंकि पहले जो रसिया अगर भारत में कैसे आता, अफगानिस्तान से आप आगे जाओगे ना तो रसिया का बॉर्डर आराम से आपका यूएसएसआर का जो हिस्सा वगैरह जो था, हालांकि यूएसएसआर उस समय तो था नहीं, लेकिन रशियन एम्पायर से डायरेक्ट मिलता था। तो अफगानिस्तान होते हुए रसिया डायरेक्ट भारत में आ जाती। मतलब अगर पूछा जाएगा भारत और रसिया के बीच में बफर स्टेट कौन था, अफगानिस्तान। तो बिल्कुल अफगानिस्तान था। भारत और रसिया के बीच में बफर स्टेट था, इसीलिए अफगानिस्तान के ऊपर हाँ कजाकिस्तान ये सब आ जाता है ना सर? हाँ बिल्कुल। तो वो यूएसएसआर में जब काजाकिस्तान वगैरह आप जोड़ोगे ना तो सबके सब बॉर्डर बना लेगा। ठीक है, यस सर। तो समाज की 1991 सुरक्षा तक में भी पचहत्तर की घटा। ओर से बिल्कुल 1991 में। ठीक है, एक वैज्ञानिक सीमा की समस्या से अंग्रेज और अफगानों के संबंध बनाने तथा संघर्ष करने को बाध्य कर दिया। अफगानिस्तान के आक्रमण का भय 18वीं शताब्दी के अफगानिस्तान पर आक्रमण का भय 18वीं शताब्दी के अंत तक समाप्त हो गया था। ठीक है, जमान शाह को जॉन शोर और वेलेस्ली के समय भारत के आक्रमण करने की सोच रहा था, आंतरिक संघर्षों में अंधा कर दिया था। उसने लुधियाना में कंपनी के पास शरण ली और एक राजनीतिक पेंशनर के रूप में जीवित रहा। तदुपरांत नेपोलियन का भय रहा और फिर रूस का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यही रूस का भय 19वीं शताब्दी के अंगल अफगान झगड़े का कारण भी था। ठीक है, और भारत में नेपोलियन का भी खतरा का डर अपरा रहा था, क्योंकि 1804 में नेपोलियन जो था फ्रांस का सम्राट बन गया था, और 1804 से लेकर 1815 तक जब तक वियना कांग्रेस हो नहीं जाती है तब तक आपको यूरोप में नेपोलियन का शासनकाल, मतलब यूरोप में एक तरह से नेपोलियन का राज आपको दिखेगा। 1815 में बुद्धिस्ट फिर का हार जाता है वाटरलू युद्ध में ना। हाँ हाँ, तो वही सेंट 1815 हेलेना में। में हारता है। और उसके बाद जो सारा यूरोप का व्यवस्था जो इधर उधर था उसी के लिए वियना में कांग्रेस बुलाई जाती है, जिसकी बैठक मेटरनिक करता है, और उसको वियना हाँ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ताकि इसने जो भी अर्थव्यवस्था फैलाई थी ना, अव्यवस्था, उस सारे चीजों यस को सर। मतलब क्या करना, सुधार करना, जिससे राज्यों को जीता गया था। तो वहां पे फिर से जो पुराने जो राज्य बनते उनको फिर से मतलब क्या करना था, स्थापित करना था, इसीलिए वियना कांग्रेस बुलाई गई थी। ठीक है, अब एक ही देखेंगे यहाँ इसमें पे क्विट मृत्यु हो इंडिया गया एक्ट की था बात ना करेंगे। सेंट हेलेना में। हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्विट इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में आई थी। कब आई थी? 1784 में आई थी। डॉक्ट्राइन डलहौजी के शासनकाल में कब? 1848 में। वर्नाकुलर प्लेस रेट की बात करें, गलत है। 1878 में किसके शासनकाल? लीटन के शासनकाल में। एल्बर्ट बिल की बात करेंगे तो रिपन के शासनकाल में सही है, 1883-84 में। ठीक है, तो गलत कौन सा है? तो आपका सी नंबर गलत है। ठीक है, फिर से इसको सही क्रम में आपको समझाना है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, कानवाली के शासनकाल में 1793 में था। हड़प की नीति की बात करेंगे तो 1848 हो जाएगा। सहायक संधि की बात करें, सब्सिडी अलायंस की बात करेंगे तो ब्लेजली के शासनकाल में था। कब आया था? 1800 कब? 1800। 99 में। हाँ ठीक है, मतलब 1899 कह सकते, लेकिन 98 में ये शासक बन गया था, हाँ 1799 कह लीजिए। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करेंगे तो 1905 में हुआ था। ठीक है, मिला लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ठीक है, किसे माना, ध्यान रखेंगे तो उसने पाकिस्तान का जन्मदाता वो मिंटो को मानते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता बताया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करें 5 से लेकर 10 तक कार्यकाल में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लॉर्ड मिंटो के ही काल में भारत शासन अधिनियम 1909 लाया गया। इसके पृथक प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया, जो विभाजन का प्रमुख कारण आगे बनकर बना। ठीक है, हालांकि मार्ले मिंटो सुधार को गांधी जी ने कहा था, इसने हमारा क्या कर दिया, तो इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे 43 नंबर चैप्टर पे आगे, जहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं एवं साहित्यकार पढ़ना है। तो इसको सभी लोग कल देख कर आइएगा, कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारा गवर्नर जनरल वाला चैप्टर टॉपिक को खत्म हो गया। अब हम लोग पत्र पत्रिकाएं पे हम लोग आ चुके हैं, इसको आप